सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 21 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक अपठित करते हैं। पाठ 21 अपठित से अंग्रेजी में अनसीन कहते हैं। अपठित उसे कहते हैं जो पहले पढ़ा ना गया हो, आपके पाठ्य पुस्तक में ना हो। प्रश्न पत्र में ऐसे गद्यांश और पद्यांश दिए जाते। गद्य यानी आपकी गद्य विद्या, जैसे कहानी, कथा और कहानी लेखन जो होता है, ये सब पाठ के रूप में, ठीक है। और पद्यांश पाठ जो होता है कविता के रूप में। गद्य और पद्यांश में, गद्यांश और पद्यांश में जो पाठ्य पुस्तक में नहीं होते, ऐसे गद्य पद के इन पर आधारित प्रश्नों के माध्यम से छात्रों को सामान्य ज्ञान, मौलिक चिंतन, अर्थ ग्रहण क्षमता और अभिव्यक्ति कौशल का मूल्यांकन किया जाता है। मतलब क्या होता है कि आपके पाठ से नहीं होता, अलग से कहीं दे दिया जाता है प्रश्न पत्र में, गद्य के रूप में भी, पद के रूप में भी। ये आपको अच्छे से करना होता है। इसको करने से आपके अंदर बहुत सारे गुण होंगे, सामान्य ज्ञान होगा, मौलिक चिंतन आपका क्या होगा, उसमें आपकी बढ़ोतरी होगी और ग्रहण करने की क्षमता, अभिव्यक्ति, ये सब कौशलों का विकास होता है। अपठित गद्यांश या पद्यांश का उत्तर देते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, प्रश्नों के उत्तर प्रस्तुत सामग्री में निहित होने चाहिए। अपठित गद्यांश को 2 या 3 बार पढ़ना चाहिए। तीसरा, उत्तर लिखते समय सरल, सुबोध, सहज भाषा का प्रयोग करना चाहिए। उत्तर जहां तक हो सके संक्षिप्त होने चाहिए, मतलब ऐसा नहीं बढ़ा चढ़ाकर आपने उनके उत्तर लिख दिए। अपठित गद्यांश के मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करना चाहिए। छठा, सर्वप्रथम संपूर्ण अपठित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर उसके अर्थ को समझना चाहिए। यदि एक बार पढ़ने से अर्थ समझ में ना आए तो अपठित गद्यांश को 2-3 बार पढ़ना चाहिए। साथ में देखिए, अपठित पद्यांश को पढ़ते समय यह भी ध्यान रखें कि कविता में कवि सदैव शब्दों का साधारण अर्थ में, साथ में देखिए अपठित पद्यांश को पढ़ते समय यह भी ध्यान रखें कि कविता में कवि सदैव शब्दों का साधारण अर्थ में प्रयोग नहीं करते। जो कवि होते हैं अपनी कविता में साधारण शब्दों का प्रयोग नहीं करते, बल्कि उनका विशिष्ट अर्थों में प्रयोग करते हैं, शब्दों अथवा वस्तुओं का प्रतीक के रूप में प्रयोग करते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है, का अर्थ निकालते हुए आपको उत्तर देना है। 8वां, प्रश्नों को पढ़कर कविता में उनके उत्तरों को रेखांकित करें और फिर उसे सरल गद्य में लिखें। उसको गद्य के रूप में, सरल रूप में लिखें। गद्यांश में से शीर्षक लिखने का अभ्यास करें। जो गद्यांश जिस चीज पर जोर दे रहा है, जिसके बारे में बात हो रही, वही हमारा शीर्षक है, तो आप शीर्षक भी। अब आ जाइए अपठित गद्यांश के कुछ, अब हम सबसे पहले हम गद्यांश देखेंगे, ठीक है। तो पहले हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। युवा वर्ग आज हमारा उत्तराधिकारी है। आप इसकी रेखांकित करते हुए चलेंगे। युवा वर्ग आज हमारा उत्तराधिकारी है। आज नहीं तो कल वह देश का कर्णधार बनेगा। भविष्य उसी के कंधों पर सुरक्षित है। इस पर युवा वर्ग पर पुरानी पीढ़ी का दायित्व है कि युवा पीढ़ी का सम्यक मार्गदर्शन करे। हम वस्तु स्थिति को पहचान कर यह समझ ले कि युवा वर्ग अपने द्वारा अर्जित संस्कारों एवं मानवीय विश्वासों के आधार पर ही चलना चाहेगा। पुरानी पीढ़ी उनके मार्ग का रोड़ा ना बने, वे स्वयं अपने साधनों से अपना मार्ग प्रशस्त कर लेंगे। युवा छात्र सक्रिय राजनीति में रुचि ले, हिस्सा ले, इसमें कोई हानि नहीं है। हानि की आशंका तब होती है हानि की आशंका तब होती है जब राजनीति का व्यवसाय करने वाले नेता उनके अल्हड़पन को अपनी स्वार्थ सिद्धि का साधन बनाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या है, इस तरह से आपका गद्यांश आएगा। इसमें आपको अच्छे से 3-4 बार पढ़ लेना है। यहाँ उदाहरण के तौर पे उत्तर है, परंतु प्रश्न पत्र में आपको उत्तर नहीं मिलेंगे। प्रश्न होंगे पर उनके उत्तर कुछ इस तरह से आप देंगे। और गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के पहला है, आज का युवा वर्ग कल का क्या बनेगा। आज का युवा वर्ग कल का कर्णधार बनेगा। देखिए जैसे मैंने रेखांकित किया। दूसरा देखिए, युवा वर्ग अपना मार्ग प्रशस्त कैसे करे। युवा वर्ग स्वयं अपने साधनों से अपना मार्ग प्रशस्त करेंगे। स्वयं अपने साधनों से अपना मार्ग प्रशस्त करेंगे। तो इनका उत्तर इन्हीं में ही होगा, पर आपको थोड़ा सा सरल भाषा में। तीसरा देखिए, युवकों के सक्रिय राजनीति में भी हिस्सा लेने पर हानि की आशंका कब रहती है। युवकों के सक्रिय राजनीति में भी हिस्सा लेने पर हानि की आशंका तब होती है जब राजनीति का व्यवसाय करने वाले नेताओं के अल्हड़पन को अपनी स्वार्थ सिद्धि का साधन बनाते। चौथा देखिए, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक है आज की युवा पीढ़ी है। इस तरह से आप
उत्तर देंगे। ये तो उदाहरण के तौर पे आप समझने का प्रयास करें, अभ्यास में आप स्वयं करेंगे। हाँ देखिए, समय का सदुपयोग करने वाले व्यक्ति ही जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। अनेक महापुरुषों का जीवन इस बात की पुष्टि करता है कि ख्यात इतिहासकार गिब्सन ने रोम साम्राज्य का पतन नामक प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ लिखने में अपने जीवन के 20 बहुमूल्य वर्ष लगाए थे। समय के सदुपयोग के कारण गिब्सन विश्वविख्यात हुआ। गांधी जी भी समय का सदुपयोग करते थे, उनका एक भी क्षण व्यर्थ नहीं बीतता था। गांधी जी कहते थे कि दिन मित्रों के रूप में हमारे सामने आते हैं, जो दिन होते हैं समय वो मित्रों के रूप में हमारे सामने आते हैं और अमूल्य भेंट लाते हैं। अगर हम इनका उपयोग ना करें तो वे चुपचाप लौट जाएंगे। समय का सदुपयोग केवल उद्यमी व्यक्ति ही कर सकते हैं। तो अब इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला है, गिब्सन कौन था तथा किस लिए प्रसिद्ध है? गिब्सन एक विख्यात इतिहासकार था तथा वह समय के सदुपयोग के कारण प्रसिद्ध हुआ। उसने कहा था कि समय का सदा अच्छा उपयोग करो। दूसरा, गांधी जी ने समय के विषय में क्या बताया? गांधी जी कहते हैं कि दिन मित्रों के रूप में हमारे सामने आते, जो दिन आते हैं समय के रूप में, वो मित्रों के रूप में आते हैं और अमूल्य भेंट लाते हैं। अगर हम उनका उपयोग ना करें तो वे चाप लौट जाएंगे। तो इस तरह से आप अच्छे से उनके पढ़ते हुए रेखा खींचते हुए इनका उत्तर देंगे। ठीक। तीसरा देखिए, अनेक महापुरुषों का जीवन किस तथ्य की पुष्टि करता है? अनेक महापुरुषों का जीवन इस तथ्य की पुष्टि करता है कि समय का सदुपयोग करने वाला व्यक्ति ही जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। तो इस गद्यांश का उचित शीर्षक है, क्या है? समय का सदुपयोग। तो इस तरह से जिस बात का सबसे ज्यादा जिक्र हो रहा है, जिस बारे में हमें बताया जा रहा है, जोर दिया जा रहा है, वही उत्तर। अब आ जाइए अपठित गद्यांश के उदाहरण। हाँ देखिए, भूषण अथवा कवि चंद नहीं, बिजली भर दे वह छंद नहीं, हे कलम बंधी स्वछंद नहीं, फिर हमें बतावे कौन हंत, वीरों का कैसा हो बसंत। इस तरह से यह क्या है? कविता है, पद्यांश के रूप में कविता होती है। ठीक है, इनका उत्तर देना है। कविता में कवि छंद कौन है? कविता में कवि छंद वीर रस के कवि चंद्रबरदाई हैं, जो पृथ्वीराज चौहान के सखा और सेनापति दोनों ही थे। दूसरा देखिए, कविता के अनुसार भूषण और चंद कवि की क्या विशेषता है? ठीक है, देखो चंद से निकला चंद्रबरदाई। तो इस तरह से मैंने आपको बताया था नियम के अंदर, ये पद्यांश के अंतर्गत कवि जो है ना अपनी बात ना सीधी सीधी ना कहकर प्रतीकात्मक रूप से कहता है, उनका अर्थ आपको निकालकर उसका उत्तर सही सही देना होगा। ठीक है, दूसरा देखिए, कविता के अनुसार भूषण और चंद की क्या विशेषता है? कविता के अनुसार भूषण और चंद की कविता के अनुसार भूषण और चंद कवि ने वीर रस की ऐसी कविता की जो किसी के भी भीतर बिजली जैसा उत्साह यानी जोश भरने में समर्थ है। चौथा देखिए, बिजली किसका प्रतीक है? बिजली उत्साह अथवा जोश का प्रतीक है। चौथा देखिए, उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक है बंधी कलम। इस तरह से आप ये कविता बंधी कलम से इस तरह से इसका शीर्षक आप अच्छे से इस कविता के बारे में जानकर उसको अच्छे से प्रयास करें। ये रही, ये रहा इसी के अंदर बंधी कलम। तो इस तरह से कविता के अंदर से ही होगा, ऐसा नहीं आपको इसको करने के लिए अलग से ही कहीं से पढ़ने की जरूरत है। आप यदि कभी इनको अच्छे से समझते हुए कर लेंगे तो इन्हीं से ही आप इनका सारा उत्तर अपनी भाषा में दे सकते हैं, को समझ के। हाँ देखिए, मनमोहनी प्रकृति जो गोद में बसा है, सुख स्वर्ग सा जहाँ वह देश कौन सा है, जिसके चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, जिसके चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, जिसका मुकुट हिमालय, वह देश कौन सा है, नदियां जहां सुधा की धारा बहा रही है, खींचा हुआ सलोना वह देश कौन सा है। तो इस तरह से देश कौन सा है, हमारे देश भारत के बारे में ही विशेषताओं के बारे में बताते हैं। चलिए अब इन प्रश्नों के उत्तर देते हैं। नंबर एक, प्रकृति की गोद में बसने का क्या आशय है? प्रकृति की गोद में बसने का आशय है कि भारत देश प्राकृतिक सुंदरता के बीच बसा हुआ है। रेखांकित अंश का आशय स्पष्ट कीजिए। जो रेखांकित है, रेखांकित अंश का आशय है कि भारत के दक्षिण में हिंद महासागर जो लगता है कि भारत भूमि के चरण पखार रहा है। हिंद महासागर जो है भारत के दक्षिण में जो लगता है वो ऐसा लग रहा है जैसे भारत की भूमि के चरण पखार रहा है। ठीक है, जिसके चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है। तो ऐसा लगता है भारत भूमि के चरण पखार रहा है, धो रहा है। कौन? हिंद महासागर। ठीक है, यह कविता भारत देश की किस विशेषता का वर्णन करती है? यह कविता भारत देश की प्राकृतिक सुंदरता और भौगोलिक स्थिति
का वर्णन। पद्यांश का उचित शीर्षक है, क्या है इस पद्यांश का उचित शीर्षक? भारत देश होना चाहिए। चलिए पुनरावृत्ति कीजिए। अपठित का अर्थ होता है जो पहले कभी पढ़ाया ना गया हो। अपठित गद्यांश या पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर रचनात्मक अभिव्यक्ति का एक भाग है। अपठित गद्यांश या पद्यांश के मुख्य बिंदुओं को रेखांकित करना चाहिए। उत्तर लिखते समय सरल सहज सुबोध भाषा का प्रयोग करना चाहिए। कविता के उत्तरों को रेखांकित सरल गद्य में लिखना चाहिए। आओ करें अभ्यास। जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, ये आप अभ्यास के तौर पे स्वयं करेंगे, ये आपका अभ्यास है। गद्य पद के आपके अपठित है वो आप स्वयं करेंगे। तो बच्चों आशा करती हूँ पाठ आपको समझ आएगा, इसका अभ्यास आप जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले पाठ पर।